हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ये न्यूट्रिशन चैप्टर का हमारा पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम लोग संतुलित आहार के चौथे घटक विटामिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, विटामिन की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे फुंक। तो फुंक वैज्ञानिक द्वारा विटामिन की खोज की गई। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी हमें अपने आहार में बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन होने जरूर चाहिए। अगर ये हमारी डाइट में नहीं हुए, आहार में नहीं हुए, तो इनसे संबंधित हमको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं, सूक्ष्म मात्रा में हमको आवश्यक हैं और डेली इनको चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन ऐसे संतुलित आहार के अवयव हैं जिनको खाने से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इनका मुख्य कार्य है हमारे भोजन में कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। उन जैव प्रक्रियाओं में लगे हैं एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को कोऑपरेट करने का काम, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स दिन रात काम कर रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए हमको विटामिन्स या विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विटामिन को एंजाइम्स भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको सहायक आहार कारक भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने विटामिन को दो भागों में बांटा है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वसा में विलेय और फिर जल में विलेय, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में दो विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छा, यहाँ विटामिन बी के कई सारे सब पार्ट हैं, लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इस तरह से कई सारे विटामिन, इसीलिए हम लोग इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये विटामिन सी। अच्छा, वसा में विलेय 4 विटामिन हैं कुल, विटामिन ए, डी, ई, के। इसको बोलते हैं एडेक। जैसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि फैट ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, तो उसको याद रखेंगे, फैट में एडेक विटामिन पाए जाते हैं या वो घुलते हैं, विलेय होते हैं। देखिए, विटामिन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है कि अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में लगातार 3 क्वेश्चन इसी पर पूछे गए। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे वो 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए हैं। आप उन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जब हम लोग ये वाला टॉपिक पूरा कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग उसके आंसर जरूर बताएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन को पहले यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बनाया है, इस तरह से कि ताकि आप लोग कंपैरेटिव तरीके से याद रख सकें। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में देखिए कुछ इस तरह से टेबल हम लोगों ने बनाई है। यहाँ टेबुलर फॉर्म में मैंने विटामिन्स, उनके सोर्स, उनके क्या काम है, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने सारा टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिखा है, ताकि कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें। तो देखिए, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसका सोर्स है गाजर, आम और कॉड लिवर ऑयल। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जितने भी पीले कलर के फल हैं उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कॉड लिवर ऑयल एक कॉड नामक फिश है, उसके लिवर, उसके यकृत का तेल है। ये कार्य विटामिन ए का जो मेन फंक्शन है वो हमारी विजन पावर को इम्प्रूव कर रहा है। हमारी आंखों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल विजन पर्पस के लिए है और कोन सेल कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो विटामिन ए है वो रॉड सेल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, इसीलिए हमारी जो विजन पावर है वो इससे इम्प्रूव हो जाती है। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको बोलते हैं रात्रि दृष्टिबंधता। मतलब जब सूर्य प्रकाश कम रहेगा तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो उसको देखने में परेशानी होती है। तो ये एक विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और देखिए, दूसरा रोग मैंने यहाँ पे लिखा है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया का मतलब है कि जो हमारी आंखों का कॉर्निया है वो सूख जाता है। कॉर्निया हमारा जो है थोड़ा सा लुब्रिकेटेड होना चाहिए, गीला होना चाहिए, लेकिन विटामिन ए की कमी से वो ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट रिमार्क, विशेष रिमार्क ये है कि धनिया पत्ती जो हम लोग अपनी सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, नाइट ब्लाइंडनेस जैसा ही एक और रोग है कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिजीज़ है,
एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का मतलब है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस एक भोजन की कमी से, भोजन के अवयव की कमी से होने वाला रोग है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। नाइट ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी डिजीज है और कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिजीज है, एक आनुवांशिक रोग है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। देखिए आप लोगों को इनके केमिकल नेम भी याद रखने हैं, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। यहां पर भी कॉड लिवर ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सूर्य प्रकाश, मतलब क्या हुआ है इसका कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन के नीचे वसा ऊतक होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उनमें विटामिन डी का निर्माण हो जाता है सन रेस की प्रेजेंस में। और विटामिन डी का मेन काम क्या है कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब अगर हम लोग केवल कैल्शियम लेते रहें अपनी डाइट में और विटामिन डी ना लें तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसीलिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का होना ही बहुत जरूरी है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसकी कमी से होने वाले रोग में, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। देखिए अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो वहाँ पर रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स में बच्चों के पैर जो है कि हड्डियाँ जो हैं वो धनुषाकार हो जाती हैं। मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो वो वजन नहीं उठा पाएंगे तो वो धनुषाकार हो जाएंगी। ऑस्टियोमलेशिया इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मृदुता। मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे बुजुर्गों में और वयस्कों में अगर विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो उनकी हड्डियाँ जो है वो भंगुर हो जाती हैं, वो टूटने की ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल बुजुर्ग लोग जो है उनको चलने फिरने में परेशानी है तो वो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और इसमें स्पेशल रिमार्क क्या है, हम इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हम लोग सनरेज की उपस्थिति में हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ पर इसका सिंथेसिस हो सकता है। और एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह इस्तेमाल भी होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो विटामिन डी है। और विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में ही हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल में भी मिलता है। अगर हम लोग कॉड लिवर ऑयल नहीं मिल पा रहा है तो हमारा शरीर खुद इस विटामिन डी का निर्माण कर सकता है। तीसरी विटामिन है वसा सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन में तीसरी विटामिन है विटामिन ई। इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और इसके मेन सोर्स यहां पर क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में। देखिए विटामिन ई का सोर्स है गेहूं अंकुर तेल, वीट जर्म ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। मतलब जितने भी वनस्पति तेल हैं और वीट जर्म ऑयल, गेहूं अंकुर तेल, इनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका मेन काम है एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, उनमें ऑक्सीजन एज ए फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल दूसरी सेल को या दूसरे एंजाइम्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसीलिए इस ऑक्सीजन को रोकना बहुत जरूरी है और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके अवशोषण के लिए हमको एक प्रतिऑक्सीकारक, एक एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कराया तो ये और सेल को ऑक्सीडाइज करेगा और इससे एजिंग इफेक्ट होता है, इससे उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसीलिए विटामिन ई को आपने देखा होगा ज़्यादातर जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ पे लिखा रहता है एंटीऑक्सीडेंट। इस तरह से जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन ई जरूर शामिल होता है और इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई का जो की कमी से जो होने वाला रोग है, देखिए एक तो त्वचा में चमक नहीं रहेगी, बालों में चमक नहीं है, नाखून में चमक नहीं होगी क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। और रिप्रोडक्टिव फेलियर भी हो सकता है, प्रजनन विफलता भी हो सकती है और इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन में लास्ट विटामिन है विटामिन के। इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। इसका ये भी क्वेश्चन बना था यूपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में। अल्फा, ये अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं रुजका। आप लोगों ने साथ जो गांव के होंगे वो जानते हैं
चारे के रूप में गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता है उसमें रुचका का इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो फूल हैं उनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। और लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से क्या होगा कि जैसे हमें कहीं पर कट लग जाता है, ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, मतलब खून का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति में वो ब्लड क्लॉट देर से जमेगा। तो विटामिन के किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्पेशल बात क्या है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसमें बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का अवशोषण या संश्लेषण भी हो सकता है। इसीलिए हमारे पास दो विटामिन हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो सकता है। केवल दो विटामिन हैं ऐसे जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो सकता है, और वो हैं विटामिन डी और विटामिन के। ये हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पढ़ते हैं। इस टेबल में हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन के सोर्सेज, उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाली रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वाटर में सॉल्युबल विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इनका जो मुख्य स्रोत है विटामिन B1 का वो है समुद्री भोजन, सी फूड्स। मतलब सी फूड्स का मतलब है कि हम लोग जो समुद्र से प्राप्त होने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको हम लोग समुद्री भोजन वाली कैटेगरी में रखते हैं। और राइस ब्रेन, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, राइस ब्रेन ऑयल, इसका मतलब है चावल की चोकर का तेल। राइस चावल, ब्रेन मतलब चोकर, तो राइस ब्रेन ऑयल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये अभी UPPCS 2019 प्रीलिम्स में पूछा है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही 3 क्वेश्चन दिखाए थे, तो ये इनके सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सोर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। विटामिन B1 का मुख्य कार्य है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, ऊतक की मरम्मत करना। और इसकी कमी से एक रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बेरी-बेरी। बेरी-बेरी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B1 की कमी है तो उसको भूख नहीं लगती है, कम भूख लगती है उसको। और यहाँ पे मैंने स्पेशल रिमार्क्स में टिप्पणी में लिखा है वर्निक सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? देखिए कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B1 की कमी है और वो व्यक्ति यदि अल्कोहल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति में विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्निक्स सिंड्रोम। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। यहाँ पर भी राइस ब्रेन, देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, राइस ब्रेन में विटामिन B1 है, विटामिन B2 है और विटामिन B6 है। तो राइस ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 विटामिन पाए जा रहे हैं, विटामिन B1, B2 और B6। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन B2, इनका मुख्य कार्य RBC का निर्माण। इसकी कमी से बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, इससे होता है चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B2 की कमी है तो उसके क्रैकिंग ऑफ माउथ हो जाएगा। मतलब कुछ लोगों का यहाँ से जो है होठ यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इस तरह से क्रैकिंग ऑफ लिप्स, और इवन जीभ भी फट सकती है। मतलब इतना ज़्यादा सूखापन है कि होठ फट रहे हैं, साइड से माउथ फट रहा है और जीभ भी फट रही है। और राइबोफ्लेविन के बारे में एक स्पेशल बात है कि हम लोग इसको येलो एंजाइम कहते हैं, पीला एंजाइम कहते हैं। विटामिन B3 देखें, नियासिन इसका केमिकल नेम है, राइस ब्रेन, फिश एग, इसमें कार्य इसका इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कुछ ऐसा है कि आप लोगों की समझ में अभी नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। और इसकी कमी से एक रोग होता है पेलेग्रा। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे लिखा है 4D मतलब 4D सिंड्रोम। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीज, और डी यहाँ पर देखो, डी कलेक्शन ऑफ डिजीज का है जिसमें डायबिटीज, डिप्रेशन, डिमेंशिया और डायरिया। आप लोगों को नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखिए कि 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं पेलेग्रा को, डायबिटीज, डिप्रेशन, डिमेंशिया और डायरिया। फिर आते हैं हम लोग विटामिन B5 पर, पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। मुख्य सोर्सेज है एग, मिल्क, हमारे हेल्दी हेयर और स्किन के लिए। और यहाँ पर एक रोग होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधी रोग, जैसे एक डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा से संबंधित, तो यह है डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस।
विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन देख लिए। फिर राइस ब्रेन ऑयल है, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है खून की कमी। और कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है चक्कर आना। फिर है विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। कोबा आ रहा है इसमें, कोबा का मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन कौन सा है, वो B12 है। और विटामिन B12 की कमी से एक रोग होता है परनीसियस एनीमिया। देखिए दो प्रकार का एनीमिया होता है, एक है सिकल सेल एनीमिया और एक है परनीसियस एनीमिया। यहाँ पर ये जो एनीमिया है विटामिन B6 वाला, दैट इज सिकल सेल, बस इतना याद रखिए कि एनीमिया है। और ये परनीसियस, दोनों को ही एनीमिया एनीमिया लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। ये बहुत डिटेल में हो जाता है जब हम लोग कोई व्यक्ति कोर बायोलॉजी पढ़ता है, उसके लिए जरूरी है कि परनीसियस एनीमिया क्या है और सिकल सेल एनीमिया क्या है। फिर हम लोग देखें, अच्छा विटामिन B12 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये केवल विटामिन B12 केवल एनिमल सोर्सेस से ही मिल सकता है। एनिमल सोर्स मतलब दूध, मांस, मीट, मछली, अंडा, इससे मिलेगा मतलब। और जैसे सब्जियों से मिल रही हैं बाकी की विटामिन B12 केवल एनिमल फूड से मिलता है, प्लांट फूड से नहीं मिलता है। और विटामिन B12 ही एकमात्र ऐसा विटामिन, बी में एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलता नहीं है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा इसका, विटामिन सी का। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे फलों में, नींबू वगैरह में, नींबू में, ऑरेंज में, मौसमी में, इसमें पाया जाता है। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे बनती है वो एंटीबॉडीज हैं, और विटामिन सी उनके निर्माण को बूस्टअप कर देता है। इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है, उसके जो जम्स हैं, उसके जो मसूड़े हैं, उनमें से स्वेलिंग होती है और उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग इन जम्स या स्वेलिंग इन जम्स। और एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोगों को नींबू पानी, शहद या च्यवनप्राश खाना चाहिए, क्योंकि नींबू पानी में क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी एंटीबॉडी के निर्माण को बूस्टअप करता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो देखिए ये था सारा विटामिन के चार्ट के बारे में। ये फैट सॉल्युबल विटामिन, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, इन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने अच्छे से आप लोगों को बताए हैं। और 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिए थे। अब आप लोग इन चार्ट की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये संतुलित आहार का 5वां घटक है फाइबर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रेसा। देखिए इससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं आपको, जो हम लोग विटामिन वाले चार्ट में पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी कभी भी एनिमल फूड में नहीं पाया जाता। एनिमल फूड का मतलब एनिमल से प्राप्त होने वाले फूड में, जैसे दूध है, मीट है, एग है, इससे हमें कभी भी विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी केवल प्लांट फूड में मिलता है और सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको नोट करें। तो 5वां कंपोनेंट है फाइबर या रेसा। फाइबर रेसा का क्या मतलब है, यहाँ हम लोग जितनी भी फल और सब्जी खाते हैं उनकी जो कोशिका, जिन कोशिकाओं से मिलकर ये बने हुए हैं पादप कोशिका, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज जो है उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, उसका पाचन करने वाले सेलुलेज एंजाइम हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। तो फिर जब इसका पाचन नहीं है तो हमारे शरीर में क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर में रेसा या फाइबर का मुख्य काम है, ये जल को अवशोषित कर लेता है, जो अपने भार से 15 गुना तक जल का अवशोषण कर लेता है। मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। और ये उनके भोजन के पाचन में भी सहायक है। कैसे सहायक है, देखिए मान लीजिए ये मेरा फूड पाचन होने के बाद है, और अगर इसमें फाइबर है तो ये जल का अवशोषण करेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये पूरे पाचन तंत्र को साफ करता हुआ जाएगा। ऐसे समझिए कि एक पाइप है, और पाइप को अगर हमको अंदर से कभी साफ करना हो तो हम कैसे करेंगे, एक डंडे में कपड़ा फंसाएंगे और उसको चारों ओर ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे। हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी जो पाइप्स हैं उनके साइड साइड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जमा है।
तो ये फाइबर जब जल को अवशोषित कर लेगा तो ये फूल जाएगा, तो ये दीवारों से घसीटता हुआ जाएगा, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपने साथ में लेता हुआ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें कब्ज की समस्या से निदान मिल जाएगा, गैस एसिडिटी की जो समस्या होती है उससे निदान मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने आहार में फल सब्जी और जो हम लोग सैलेड खाते हैं, सलाद खाते हैं, खीरा वगैरह, वो ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनसे ऊर्जा मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, फाइबर या रेशा से ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर आते हैं हम लोग खनिज लवण पर। हमारे भोजन में संतुलित आहार का 6th कंपोनेंट है, 6वां घटक है, और वो है खनिज लवण। ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रखे हुए हैं। कैल्शियम आप लोग जानते ही हैं हड्डियों के निर्माण में, ब्लड क्लॉटिंग में और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हम लोग हाथ अपना चला रहे हैं इसके लिए। फास्फोरस, अम्ल क्षार संतुलन। अम्ल क्षार संतुलन का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो पीएच है वो 7.4 है और ये पीएच फिक्स रहती है। इसको फिक्स कौन रखता है? वो फास्फोरस एलिमेंट है जो एसिड और बेस के बीच में बैलेंस बना के रखता है। ठीक, फिर है सल्फर, ये कई सारे अमीनो एसिड्स में पाया जाता है, अमीनो एसिड आप लोग जान चुके होंगे अब। पोटेशियम, ये हमारे नर्वस सिस्टम तंत्र को हेल्दी रखता है। मैग्नीशियम मसल्स में पाया जाता है और मैग्नीशियम पथरी बनने से रोकता है। आप लोग जब हम लोग हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पथरी बनती कैसे है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। फिर मैंने लिखा है सोडियम क्लोरीन, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, जैसे आपके हाथ में कोई किसी ने पिन चुभोई तो आपको ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम जो है वो सोडियम, पोटेशियम और ये क्लोराइड आयन मिलकर करते हैं। फिर अच्छा, ये है मैक्रो एलिमेंट्स जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ये वाले हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो मिनरल जो कम मात्रा में चाहिए। Fe प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में। फ्लोरीन, ये हमारे दांतों में के लिए जरूरी है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति के मसूड़े जो हैं वो पीले, जो दांत जो पीले पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो इसीलिए जितने भी टूथपेस्ट वगैरह हैं उनमें फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन बाहर से मिला दिया जाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जिंक इंसुलिन के निर्माण में सहायक है। इंसुलिन, जो डायबिटीज़ रोगी होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी के कारण वो ब्लड सुक्रोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो जिंक उसके निर्माण में सहायक है। कोबाल्ट विटामिन B12 में है। आयोडीन को थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में सहायक मानते हैं। अगर आयोडीन की कमी होगी तो उस व्यक्ति को गॉइटर नामक बीमारी हो जाती है। इसको समझ लीजिए, हमारे यहाँ फूड पाइप के नीचे एक ग्लैंड एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं गॉइटर। तो आयोडीन जरूरी है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। और हमारे पास 7वां घटक है संतुलित आहार का, जल। हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी का लगभग 70% हिस्सा, हमारी बॉडी का 70% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। तो और जल प्रकृति का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें घुल जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जितने एंजाइम्स हैं, उनमें से ज़्यादातर सब जल में ही घुलते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आप लोग देखते होंगे जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, तो हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगी तो फिर हमको और पानी पी लेना चाहिए। तो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम वाटर का है। और उत्सर्जन में सहायक है। हमारे शरीर की हर कोशिका में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, कुछ वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, उन वेस्ट मटेरियल को किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है, तो उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल का मुख्य काम क्या हो गया? ये टेम्परेचर मेंटेन करता है और हेल्प इन एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में सहायक होता है। अभी इसमें हम लोग अगर 7 घटक को एक साथ लिखें तो हम लोग कुछ यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कंक्लूजन क्या है वो देख लीजिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर,
मिनरल और लास्ट में है वाटर। अब इन्हीं को हम लोग जो है कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इससे हमको मिलती है एनर्जी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट, ऊर्जा प्रदायी अवयव। इनसे हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। और हम लोग इनको कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये है कार्बनिक, ऑर्गेनिक। और फाइबर भी, फाइबर ये है ऑर्गेनिक। और मिनरल और जल ये है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। तो ये था पूरा संतुलित आहार के बारे में। हम लोगों का हमारा टॉपिक था मानवमय पोषण। और मानवमय पोषण को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 3 पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। और आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा भोजन का पाचन। मतलब हम लोगों ने भोजन के बारे में पढ़ लिया है, अब भोजन को ग्रहण करना है और उसका पाचन करना है। तो भोजन के पाचन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली सीरीज़ में। थैंक यू।